Hello, myself Janmejay Mahato, working in Department of Physics, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today I will deliver a lecture on Gauss theorem, and this is my 10th lecture, and this topic is very useful for UG semester 2 Physics Honours paper CC3. So these are the contents. Our topic is electricity and magnetism, and today we will discuss about Gauss theorem. Then we will prove the Gauss theorem. Therefore, we will know about Gauss law in differential form. Gauss theorem. According to Gauss theorem, the total electric flux through any closed surface S in free space is equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge Q enclosed by the surface. तो बोलने का मतलब है कि गॉस थ्योरम ये कहता है कि जितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा टोटल क्लोज इंटीग्रल उस सरफेस का, मान लीजिए कोई फ्री स्पेस पर सरफेस है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना, उसके बराबर। और वो जो है हम लोग का बराबर होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होगा, चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का गॉस थ्योरम ये बोलता है। हम क्या करेंगे, इसको अब प्रूव करके देखेंगे क्या फाई इज इक्वल टू इतना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, ओ पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं। उसके बाद लेट सरफेस एस बी दैट ऑफ ए सरफेस ऑफ रेडियस आर अराउंड द चार्ज प्लस क्यू। उसके बाद क्या करते हैं, एक आर रेडियस का हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं इसके चारों तरफ में। ठीक है, और इसी सरफेस को, दिस सरफेस इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस, और ये जो सरफेस है इसी को ही हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो उसके चलते कोई भी पॉइंट पे मान लीजिए हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उन दोनों पॉइंट के बीच का, मतलब जहाँ चार्ज रखे हैं और जिस पॉइंट पे हम लोग का मतलब निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर दोनों का हम लोग को डिस्टेंस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसी तरह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर का यूनिट वेक्टर। तो इसको हम क्या किए, इक्वेशन 1 माने, जहां पर आर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो अब क्या करेंगे कि नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डीएस। अब क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे एक स्मॉल एलिमेंट है, उसका क्या है, एरिया क्या है, डीएस है। इट्स एरिया वेक्टर ds इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट, और ये जो इसका एरिया वेक्टर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके। तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस एरिया एलिमेंट के, है ना, उस वो क्या हो जाएगा, वो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस हो जाएगा। तो वेक्टर ई का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर डॉट वेक्टर डी एस। अब ये जो वेक्टर है इसको अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इंटू एन कैप। तो ये जहां पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट। तो अब क्या करेंगे, इसी को ही आगे हम लिखेंगे। तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एस को एक साथ लिख दिए बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर और ये भी आर एन यूनिट वेक्टर, दोनों एक जगह लिखे। तो इसको हम क्या किए, इक्वेशन 2 किए। अब है सिंस वेक्टर आर एंड वेक्टर एन आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर मान लीजिए वेक्टर आर और एन जो है एक डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आर डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, ये क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 इंटू 1, और ये जो है कोस थीटा होता है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 0, तो क्या हो जाएगा, कोस 0, तो बराबर हमको क्या मिला, 1 मिला। तो यानी कि हम जो इक्वेशन 2 निकाले थे उसको
हिंस इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा हम लोग का, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस, ये हो जाएगा। इसको हम क्या किए, इक्वेशन 3 किए। तो अब ये तो हम लोग का हो गया उस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर क्लोज सरफेस एस कैन बी रिटेन एज, तो वो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ओवर होल सरफेस। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस यहाँ पर इक्वेशन 3 में निकाले हैं उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो अब ये जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये इसको बाहर निकाल दिए और ये जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया के ओवर इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस डी एस। इसको हम क्या किए, इक्वेशन 4 माने। बट क्लोज इंटीग्रल एस डी एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो हम लोग का जो एरिया है सरफे मतलब स्फेयर हम लोग लिए हैं और वो स्फेयर का हम लोग एरिया जानते हैं वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अगर मान लीजिए उसका रेडियस आर हो तो क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरा होल स्फेयर का, तो यानी कि हम लोग का उसका पूरा सरफेस एरिया होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर वो होगा। अब ये जो वैल्यू हम लोग का आया, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 में पुट कर देंगे, तो हमको 5 बराबर कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 5। यही हम लोग का गॉस थ्योरम था, तो ये यहाँ पर इक्वेशन 5 में ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब कुछ हम लोग स्पेशल केस देखते हैं। इफ द क्लोज सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, अगर मान लीजिए जो क्लोज सरफेस है वो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करता है, उस केस में क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो उसका मतलब है इक्वेशन 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 0, तो यानी कि पूरा 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग क्या किए, इक्वेशन 6। उसके बाद इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सरफेस ऑफ, है ना, देन गॉस थ्योरम कैन बी रिटेन एज, यानी कि अगर मान लीजिए उसके इनसाइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस समय हम लोग गॉस थ्योरम को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर क्लोज इंटीग्रल भी रो डी वी। ये क्या हो जाएगा, पूरा इंटायर, अगर मान लीजिए चार्ज का डेंसिटी हो रो, तो ये इक्वेशन 7 हो गया। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए इफ द सरफेस इनक्लोजेज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट Qn इन फ्री स्पेस, तो जो गॉस थ्योरम है उसको हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई, जहाँ पर समेशन ऑफ आई टू एन, आई इज इक्वल टू 0 to n क्यू आई, ये क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो ये हम लोग का यहाँ गॉस थ्योरम खत्म हो जाता है। अब है गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं, व्हेन ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, अगर मान लीजिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में हो इस प्रकार से कि सच दैट रो इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज, अगर मान लेते हैं इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ चार्ज है, देन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इनक्लोजिंग द वॉल्यूम, तो यानी कि जो भी चार्ज उस सरफेस के द्वारा इनक्लोज किया गया है ना, तो वहां पर टोटल कितना हो जाएगा, वो चार्ज बराबर इंटीग्रेशन भी रो डी भी, ठीक है। तो इसको यानी कि पूरा वॉल्यूम पे है इसीलिए इंटीग्रेशन भी किए, इसको इक्वेशन 1 किए। अब हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको चार्ज का वैल्यू इतना पता है, ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो यानी कि हम लोग को ये वाला वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस क्लोज इंटीग्रल एस बराबर कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन भी
रो डी वी बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यानी कि हमको क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन भी रो डी वी। इसको क्या किया, इक्वेशन 3 माने। तो अब तो ये हमको मिल गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना। अब हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई डॉट डी वी। तो यानी कि इसको हम इक्वेशन 4 किए, अब ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल भी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई डॉट डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन भी रो डी वी। इसको क्या किए, इक्वेशन 5 किए। अब सिंस इट इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री वॉल्यूम, अगर मान लीजिए ये जो हम लोग निकाले ये क्या है, हर आर्बिट्री के लिए ये सही होता है, तो जो इसका इंटीग्रेंड्स है मस्ट बी इक्वल, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग का क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर होना चाहिए क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखे तो डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या किए, इक्वेशन 6 किए। और उसी तरह से एज इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या हो जाएगा, वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई, और ये वाला जो वैल्यू है इसके आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी, यानी कि दोनों, अगर मान लीजिए ये हम डाइवर्जेंस ले लें तो हम लोग ये लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, यानी कि ये डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू रो। इसको हम इक्वेशन 7 की, तो यानी कि द इक्वेशन 6 इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, यानी कि जो इक्वेशन 6 है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्या है, गॉस लॉ का फॉर्म है। और अकॉर्डिंग टू विच, जिसके आधार पे ये बोलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एट दैट पॉइंट। और जो है ये इसका जो मतलब ये अकॉर्डिंग टू विच डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, थैंक यू।